फिर मैं प्रभु दयाल के पास जाऊंगा। हाँ लक्ष्मण जी, एक तो मुझे हैरानी हो रही है कि जिस तरह से यहाँ पे स्कॉलर्स जो है एकदम से वन साइडेड ओपिनियन है। वो दिख ही नहीं रहा है कि गाजा में क्या हो रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म, 1500 महिला और बच्चे मारे गए ना आरती जी, वो भी तो देखिए। अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो दुनिया में जितना विनाश हुआ है उसकी बात ही नहीं हो रही है। प्लीज, अब आप, मैंने आपकी सुन ली ना, मुझे बोलने दी। अमेरिकन अमेरिका ने जिस तरह से खुलेआम पाकिस्तान की इस्लामिक टेरर को बढ़ावा दिया, वेपनाइज किया पाकिस्तान को, अमेरिका का जो क्रॉस बॉर्डर है जो कश्मीर में चलाया गया, जिसकी मैं विक्टिम हूँ। आप बड़ी ईरान के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? आप मुझे बड़ी बातें प्रोफेसर जोशी, आपने लगातार 3 मिनट तक बोला, आपको बीच में किसी को इंटरवेन करने की इजाजत नहीं दी गई। वैसे आरती टिक्कू सिंह बोलेंगे तो बीच में मत बोलिए, क्योंकि फिर वो हम लोग के चैनल पर उस तरह के डिबेट हमारे दर्शक इसके आदि होते नहीं है। बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा, हमारे पास पर्याप्त समय है। आरती टिक्कू सिंह अपनी बात खत्म करिए। लक्ष्मण जी, सीधी सी बात है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की एक तरफ, लेकिन जो तथ्य है वो दूसरी तरफ है। फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है कि यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक तरफ है, बिल्कुल वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है और वो सही पॉलिसी है। लेकिन क्या ये नेगेट करता है कि अमेरिका की पूरी शय के साथ अमेरिका ने पूरी सपोर्ट जो दी पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, जिसकी वजह से पंजाब तबाह हुआ, जिसकी वजह से कश्मीर तबाह हुआ, जिसकी वजह से मैं बेघर हुई, रेफ्यूजी बनी अपनी ही कंट्री में, ये लोग मुझे कैसे, किस मुंह से ये झूठी खबरें यहां सुनाएंगे? दूसरी बात, अमेरिका का जो इंपीरियलिज्म है, अमेरिका का जो एक्सप्लॉयटेशन है पूरी दुनिया का, वो किसी से छुपा नहीं है। जिसने भी कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ी है भारत की या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में, जहां पे अंग्रेजों से लेकर अमेरिका ने कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स खड़ा किए और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और कॉलोनियल इंपीरियलिज्म की वजह से जो तबाही मचाई है रिसोर्सेज की, या जितना वो पैसा ऐंठते हैं सब जगह से, वो किसी से छुपा नहीं है। तीसरी बात ये कि ये जो स्पिन मारना हुआ ना कि चाइना ने जर्नलिस्ट को खरीद लिया, मैं वो खरीदी हुई जर्नलिस्ट नहीं हूं, जो खरीदे हुए हैं उनसे बात कीजिए। मेरे को मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं भी दूसरी बात, चौथी बात ये कि देखिए, अमेरिकन एम्पायर की जो, मैं नहीं कह रही हूँ कल्ट एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो रहा है, लेकिन अमेरिकन एम्पायर की जो वीकनेसेस है वो आज बहुत क्लियरली दिख रही है। वो फॉल्ट लाइन जो अमेरिका के अंदर है और बाहर है उनके वर्ल्ड ऑर्डर में, वो सब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो अमेरिका ने ही पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे, दोबारा कर सकते हैं। वो सुप्रीम है, सुप्रीमेसिस्ट पावर है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ताकत का दिखाया नहीं, अभी पूरा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है कि जो सुपर पावर है वो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए, वो सब जगह जेनोसाइड करे, सब जगह एथनिक क्लेंजिंग करे, कहीं पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे, कहीं पे लोगों को डिस्प्लेस करे, कहीं पे लोगों को मार डाले? क्या सही है? बिल्कुल, इस पर मैं कमेंट लूंगा प्रोफेसर जोशी आपसे, लेकिन प्रभु दयाल, दो अलग अलग राय निकल कर आए, प्रोफेसर जोशी और आरती टिक्कू सिंह, आप किधर हैं? लक्ष्मण जी, आपके डिबेट का टॉपिक आपने टॉप पे लिखा हुआ है, ईरान कितने दिन खींच सकता है ये युद्ध। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका सही है या ईरान सही है, इशू ये है कि कितना खींच सकता है ईरान। अनफॉर्चुनेटली ये जो तू मैमे की डिबेट स्टार्ट हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, मैंने अपने पहले इंटरवेंशन में कहा था, जिसमें डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने मुझे डांटा, मैंने ये कहा था कि अमेरिका में एनालिस्ट कह रहे हैं दैट द यूएस हैज बिटन मोर देन इट कैन चू, ट्रंप हैज बिटन मोर देन इट। इसकी वजह क्या? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने कहा नहीं, अमेरिका का मुंह बहुत बड़ा हो, लेकिन वहां की जो सेनेट है, वहां की जो यूएस कांग्रेस है, वो ट्रंप को
अमेरिका के दांत का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे इस लड़ाई में। जो सबसे जरूरी समझा जा रहा है मिलिट्री एनालिस्ट की तरफ से वो ये है कि अगर IRGC को नॉकआउट ब्लो देना है तो फोर्सेस ऑन द ग्राउंड आर नेसेसरी। विदाउट boots on the ground, you cannot beat Iran. That is what has happened. It's a stalemate. It's a deadlock. मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि एम्बेसडर दयाल खींच पा रहा है ना अमेरिका अपनी तरफ खींच पा रहा है ना ईरान। तो इशू ये है, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प फिर टॉप पे लिखा ईरान कितने दिन सकता है युद्ध। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान अमेरिका जो है ये इतनी हिम्मत करेगा कि अपने सोल्जर को जमीन पर उतारे, क्योंकि इसका अमेरिका बहुत विरोध करता है। अमेरिका के लोग इसको बहुत लाइक नहीं करते। क्यों डॉक्टर कॉल? देखिए, आपने बहुत, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 2-3 बातें मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं पेंसिल्वेनिया में पहले था और आई वर्कड फॉर द इनडायरेक्टली फॉर कंसल्टिंग फॉर रिपब्लिकन पार्टी, तो मैंने बहुत क्लोजली कैंपेन और उनकी रैली देखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रम्प जो स्विंग वोटर स्टेट पेंसिल्वेनिया उनको जिताया, उसका कोर इशू था कि हम पीस वर्ल्ड में लाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 रोकेंगे, और जो जेनजी और मिलेनियल है उन्होंने उनको बढ़ चढ़ के वोट दिया, इसलिए वो जीत के आए। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे क्लियरली दिख रहा है वो एजेंडा डिफीट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान में हमारा इंटरवेंशन जस्टिफाई करना एक कॉमन अमेरिकन पब्लिक को पॉसिबल नहीं है इस टाइम, और उनकी रेटिंग गिर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मागा सपोर्ट कोर वोटर बैंक आप छोड़ दीजिए, स्विंग वोटर तो जा चुके हैं और लिबरल रिपब्लिकन्स भी जा चुके हैं, लेकिन मागा का कोर वोटर बैंक तकरीबन जो 100% ब्लाइंडली फॉलो करता था, वो 80% रह गया। ये दिस इज फैक्ट एंड डाटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस टाइम जो चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो ये है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ रहा है। यूएस इकोनॉमी इज डेफिनेटली रिजिलियंट, हमारे खुद के ऑयल और नेचुरल गैस के प्लांट्स हैं, हमें थोड़ा डिफेंस में भी फायदा मिल रहा है। लेकिन क्या वो डॉलर जो हम अर्न करेंगे इस वॉर से, क्या उसका पास ऑन एक कॉमन अमेरिकी जो टीचर है, स्कूल बस ड्राइवर है, उबर ड्राइवर है, 10 to 5 जॉब वाला बंदा नहीं है। जॉब्स बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे एआई डिसरप्शन से जा रही हैं। कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज इस टाइम बहुत लिमिटेड हैं। वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक तरीके का एक बड़ा ही क्रिटिकल एरिया इंडिकेटर है जो ट्रम्प क्लोजली फॉलो करते हैं अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस पर आप देखते हैं कि हमारे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द वन पॉइंट कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आरती जी ने 1-2 पॉइंट्स बोले विच आई डेफिनेटली एग्री कि भाई यूएस की कुछ इश्यूज थे जब हमारा रशिया, जब यूएसएसआर टूटा 89 के बाद, उसके बाद कैसे उन्होंने वो जो टेरर जो पूरा अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर था यूएसएसआर के खिलाफ, वो पेनिट्रेट होके कश्मीर में घुसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीआईए का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो वेपन्स कहाँ जाएंगे, किस किस देश को इफेक्ट करेंगे। तो देयर इज डेफिनेटली यूएस के बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं और नेगेटिव भी हैं, इसमें देयर इज नो शेम एंड। लेकिन अमेरिकन पब्लिक के अंदर इस टाइम वॉर को आगे ले जाने की एपिटाइट नहीं है। ये एक स्टेलमेट, बिल्कुल यही समझना चाह रहा था जी ने बोला। हाँ। बस 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। स्टेलमेट सिचुएशन है क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड यहाँ की पब्लिक कॉफिन्स देखने को तैयार बिल्कुल नहीं है। मिड टर्म नवंबर में आ रहे हैं। ट्रम्प अगर उसमें हार गए तो इंपीचमेंट के क्वेश्चन अराइज होंगे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम। ये बोलना कि हम इसको जीत रहे हैं या ईरान जीत रहा है, आई थिंक इट्स वेरी प्रीमेच्योर। बट मेरा जो फोकस, लेजर फोकस इस टाइम है वो वॉर 2.0 पे है, जो ताइवान की तरफ अगर शुरू हुआ, बिकॉज आई एम एनालिस्ट एज वेल, अगर वो शुरू हुआ तो वर्ल्ड रिसेशन और डिप्रेशन में घुस सकता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम हो सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना के पास है, सेमीकंडक्टर ताइवान के हैं। अगर ताइवान को उन्होंने ले लिया तो इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी, ऑयल के तो हमारे पास और भी रिसोर्सेज है, ओनली 20% वहां से आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिपेंडेंसी जो चाइना के पास है, अगर वो जाम कर दी तो देन वी विल हैव अ बिग ट्रबल। और ये मत भूलिए 50% के करीब हमारा आर्सेनल डाउन है, जिसके अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगेंगे। मिसाइल से लेके कोई भी एम्यूनिशन उठाइए वहां लगेंगे। तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत बड़ी मात्रा में है। चाइना हमसे एआई सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर चिप्स एडवांस मांग रहा है, जो हम नहीं देंगे। इसी के ऊपर क्लियर आपने देख लिया, जो हमारे सीईओज गए थे, ना गूगल, ना फेसबुक, ना मेटा के कई प्लेटफॉर्म्स के लिए चाइना अपने आप को ओपन नहीं कर रहा। तो हमें कोई डायरेक्टली उस कन्वर्सेशन से अदर देन 200 बोइंग्स कुछ खास मिला नहीं। तो चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेरी डेलिकेट गेम। ये यूएस वर्सेस चाइना है और अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, बहुत ही सीधा सा सवाल, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो चूंकि पिछले 80 डेज से ये वॉर चल रहा है तो बहुत सारे डायमेंशन इसके निकल कर सामने आ रहे हैं। हर कोई यही अब सुनना चाहता है कि किसी दिन जितना जल्दी ये वॉर खत्म हो इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर दे। जिस मोड पे हम पहुंचे हैं, आपको लगता है कि इसकी संभावना भी दिख रही है? नहीं, दो पॉइंट सी लक्ष्मण जी, हम जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, वी हैव टू कन्फाइन आवरसेल्फ टू द टॉपिक, दैट इज ईरान वॉर कितना दिन में खत्म होगा या खत्म होने का चांस है। एग्जैक्टली। और ये लेके अमेरिकन कॉलोनी है या अमेरिकन कॉलोनियल पावर है, वेदर अमेरिका वाज कॉलोनियल पावर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, one of the American President Franklin D. Roosevelt had forced the British Prime Minister to give India independence. Please don't forget all. I'm not going into all these things. Whether America, Pakistan को support किया, these are all topic की अंदर नहीं है. I mean, I agree. Americans ने ओसामा बिन लादेन को न्यूयॉर्क में एक स्पेशल बिल्डिंग दिया था, वो सब ठीक है. That's not the question is ईरान वॉर में क्या होने वाला. मेरे ख्याल में unless Iran a nuclear that is enriched fuel, that is enriched uranium, या third country या complete inspection under IAEA, वो जब तक वो नहीं मानेगा, Trump will not go back. That's my reading. I'm putting my reputation at stake. Number two, ईरान इतना खसित पोजीशन लेगा तो there will be, जैसे अमेरिकन्स ने बोला, Epic Fury 2.0 and sledgehammer attack. अमेरिकन का फुल पावर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है. Now आप पिछले 1 month का अमेरिकन लॉजिस्टिक सपोर्ट टीम जो बटरस किया है ईरान इन द मिडल ईस्ट, which means they are ready. Now boots on the ground is war. अमेरिका कोई वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइक इन वियतनाम और इन इराक. Here limited objective. Limited objective is if war boots on the ground means only to recover the 400 kilograms of uranium. Otherwise boots on the ground not possible. There is no reason, कोई कारण नहीं है. नहीं, इसमें मिस्टर दयाल, अगर अभी नया प्रपोजल जो ईरान ने भेजा है यूएस के पास, जिसमें यह है कि आप हमारे सैंक्शन जो लगा रखे हैं हमारे ऊपर, इसको ख़त्म कर दीजिए. यह भी कहा जा रहा है कि 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम होल्ड कर दिया जाएगा. तो ये चीज़ें तो यूएस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि नहीं, जब तक कि एनरिच यूरेनियम ईरान यूएस को नहीं सौंप देता है तब तक हम उसको नहीं मानेंगे. देखिए, दोनों साइड्स एक दूसरे के प्रपोजल्स को बार बार रिजेक्ट करते आ रहे हैं. ये एक तरह का बैडमिंटन का गेम चल रहा है. इधर फेंक दी शटलकॉक, वहां से इधर आ गई. कोई साइड एक्सेप्ट नहीं कर रही दूसरी साइड के कंडीशंस को. जो ईरान कह रहा है कि हाँ कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जो मेन पॉइंट्स हैं अमेरिका के, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करो, यूरेनियम एनरिच जितना है वो सौंपो हमको, उसको नष्ट करो. दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनकंडीशनली खोल दो. और जो तुमने जो अटैक्स किए हैं रीजनल सेंटर्स पे, ऐसा बंद करो. ईरान जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है. ना ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार है, ना अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार है. लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है. देखिए, अमेरिका ने अपने ऑपरेशन का नाम बदला. वो क्यों बदला है? अंडर सेनेट रूल, जो यूएस के रूल्स हैं, वो 60 डेज तक वो अपना ऑपरेशन कर सकता है. ऑपरेशन फ्यूरी के 60 दिन हो रहे हैं. अमेरिका ने अब नाम बदल दिया. तो मुझे ये लगता है कि अब बहुत जबरदस्त हमला हो सकता है, क्योंकि अब एक नया ऑपरेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च करेगा. ये बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है. और जो आपका क्वेश्चन है कि ईरान कितना युद्ध को खींच सकता है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि अमेरिका कितना ज्यादा जोर का हमला अब ईरान पे करेगा. नहीं तो ऐसे डेडलॉक चलता रहेगा. एक दूसरे को प्रपोजल जाते रहेंगे, रिजेक्ट होते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और दुनिया को नुकसान होता रहेगा.
नहीं तो बार बार यूएस जो है धमकी दे करके ईरान को टाइम दे रहा है या फिर यूएस और इजराइल खुद टाइम बाई कर रहे हैं? इस पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।